लोकतंत्र के सबसे बड़े जलसे में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में 76.84%, असम में 78.32%, केरल में 69.01%, तमिलनाडु में 60.88%, तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 76.03% वोटिंग हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक कोलकाता से जुड़े हुए हैं, मेरे 3 सहयोगी तापस सेन गुप्ता हावड़ा से, रविकांत राय दक्षिण 24 परगना से और धीरेन्द्र पुंडीर हुगली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, आपसे समझना चाहूंगा कि 2 फेज में मुस्लिम वोटर कम थे, लेकिन तीसरे फेज में ज्यादा हैं। आखिरी तक होते होते मुस्लिम वोटर डिसिसिव टर्नआउट तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, रवि, क्या स्ट्रेटेजी बना रही है इन चरणों के लिए? तापस बताइए, इसका जवाब दीजिए। जी दीपक जी, एक बार और सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि 2 चरणों में मुस्लिम वोटर कम थे, लेकिन इस चरण को देखा जाए और आगे के चरणों को देखा जाए तो अंतिम चरण तक आते आते मुस्लिम वोटर निर्णायक संख्या तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी देखिए, पहली बात तो है कि पश्चिम बंगाल के, दक्षिण बंगाल की अगर आप बात करें तो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा ग्रामीण और नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के मालदा, यहाँ पर मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा है। और एक तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि बीजेपी को ज़्यादा खास उम्मीद नहीं है मुस्लिम वोटर से, हालांकि उन्होंने कभी भी खुलकर ये बात नहीं कहा। इसलिए हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना ही उनकी एकमात्र लक्ष्य है इस समय। हालांकि एक चिंता की बात भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि जो हिंदू वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के पाले में भी जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से अपना जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करना ही इस समय प्रायोरिटी है, अगर बीजेपी की बात करें। क्योंकि बीजेपी तमाम आला नेता जिनसे मैं कुछ महीनों से बात कर रहा हूं, उनका ये साफ कहना है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते मुस्लिम वोट बैंक से, लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है, यहाँ सत्ता बनानी है, तो हमें हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने पर ही फोकस करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, सीधे सुबीर जी के पास चलते। सुबीर जी, मुझे बताइए टीएमसी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि लोग कहते हैं कि टीएमसी जो है मुसलमान वोटरों का एन ब्लॉक वोट उसको मिलेगा, तो ऐसे में वो 30% से शुरुआत करेगी। बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि 2014 में, दीपक मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, 2014 में जब मोदी हुए सारा देश में और यहाँ ममता हुई, 34 सीट 42 में से हासिल हुआ था। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में एक भी सीट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिला था। ट्रेडिशनली मुस्लिम वोटर्स जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देते रहे हैं, और ममता दीदी सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने, ये बंगाली मुसलमानों का जिक्र मैं कर रहा हूं, इन्होंने ममता को उचित नहीं समझा, वोट देने लायक नहीं समझा। इसलिए मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस को 2014 जबकि वो स्टेट में स्वीप कर रही थी, उनको एक भी सीट नहीं मिला। लेकिन हम कंपेयर 2019 से करें ना सुबीर जी भाई। दीपक एक मिनट, इसके बाद गेम चेंजर क्या हुआ? असम में एनआरसी हुआ, उसके चलते एक भय का वातावरण बन गया, और थोड़ा बहुत जिसका फायदा ममता को बाद में मिला है कि मुस्लिम वोट उनके तरफ गया है, क्योंकि ऐसा बहुत लोग मानते हैं, मुसलमानों में ये घबराहट है कि साहब दीदी को नहीं देंगे वोट तो यहाँ एनआरसी वगैरह होगा और असम जैसा हैरेसमेंट यहाँ भी होगा। हालांकि असम में ज्यादा बंगाली हिंदुओं का नाम एनआरसी से निकला है, यानी कि मुसलमानों से डबल। बट ये एक हकीकत है कि ये 100% पोलराइजेशन, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता हूं कि तृणमूल के बक्से में पूरा मुसलमान वोट चला जाएगा। लेफ्ट, कांग्रेस और थोड़ा बहुत आईएसएफ को भी मिल सकता है। इसीलिए ममता इस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत सारे चीज वो बोल चुके हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। यही उनका कोशिश रहा है कि ये वोट 100% पोलराइजेशन करे। जैसे बीजेपी हिंदू वोट का पोलराइजेशन करने को चाह रही है, ममता भी ये वोट का पोलराइजेशन करने को चाह रही है, क्योंकि उनको घबराहट है कि ये वोट अगर खिसक के थोड़ा बहुत भी कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ तो नया खिलाड़ी है, ओवैसी यहाँ कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो बंगाली मुसलमान है। ये लैंग्वेज वाला बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बट कांग्रेस और लेफ्ट ट्रेडिशनली इनको वोट मिलता रहा है मुसलमानों का, तो उधर अगर वोट 2019 में बचे कहां? सीधे रवि के पास चलता हूं। रवि, मुझे ये बताइए
टीएमसी किस पर डिपेंड करेगी और बीजेपी अब किस पर डिपेंड करेगी? क्या स्ट्रैटेजी होगी आपके हिसाब से आज के मतदान को देखने के बाद, जो 6 बजे के बाद 80% से ऊपर होगा आगे के दौर के लिए? दीपक जी, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम डायमंड हार्बर और साउथ 24 परगना के अलग अलग इलाकों में पोलिंग बूथ पर घूमते रहे और इस पूरे 5-6 घंटे के दौरान हमने ये ऑब्जर्व किया कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने जो ये कहा था कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, उसका साफ असर उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में साफ तौर पर दिखाई दिया। यहाँ पर लेफ्ट कांग्रेस और जो सिद्दीकी की पार्टी है, उनको जो माइनॉरिटी वोट बैंक जाना चाहिए था वो जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। पूरी तरीके से इस ब्लॉक में टीएमसी जो है माइनॉरिटी वोट बैंक को पाने में कामयाब रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो रैली में जिक्र किया कि मैं अगर ये खुल के कह देता कि अगर मुसलमानों का वोट दीदी मांग रही हैं तो हिंदुओं का वोट भी हमें चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने ना कहते हुए ये मैसेज दे दिया है कि अब ये वोट चाहिए। और बीजेपी ये जानती है कि माइनॉरिटी वोट बैंक उनको नहीं मिल रहा है, उनकी पूरी की पूरी ताकत जो है उसी पैच पर है, हिंदुओं के वोट बैंक पर है। इसलिए दोनों तरफ से पोलराइजेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज तीसरे चरण में ममता बनर्जी कुछ वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले फेज़ में जो पिच तैयार की थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर ममता दीदी खेलने आई और वो वहां पर बैकफुट पर थी और एक तरीके से 2 फेज़ में जुटसी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इस फेज़ में ऐसा लगता है कि कुछ सीटें वो गेन करेगी और इसीलिए 2016 के चुनाव में देखें तो 30 में से 28 से 29 सीटें टीएमसी के पास थी, लेकिन बीजेपी के पास एक भी सीट इस पूरे चरण में नहीं थी। और बीजेपी जो भी सीट यहां पर गेन करेगी उसके लिए फायदे का सौदा होगा। और बीजेपी जानती है कि इस चरण में उसके लिए सीट हासिल करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, सीधे धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि टीएमसी यहां से क्या आपको वापसी करते हुए दिखाई दे रही है? जैसे जैसे माइनॉरिटी वोटों का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, टीएमसी की वापसी होती जाएगी चुनाव के अंदर? मुझे लगता है कि यहाँ से वाकई टीएमसी अपने आप को फिर वापस उस लहर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखेगी। लेकिन अभी तक ऐसा मैं बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह का चेंजेस दिख रहा है, जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, वो कई जगह आपको दिखता है कि जैसे उस चेंज के प्रति लोग समर्पित होते हुए दिखते हैं और वो एक बदलाव बड़ा कारण भी हो सकता है। ये ज़रूर है कि माइनॉरिटी वोटों के सारे वो यहाँ आईएसएफ या संयुक्त मोर्चा आपको कहीं दिख नहीं रहा इस पूरी लड़ाई में, और उसको मिलने वाले कुछ परसेंट वोट भी दीदी को ही डेंट करेंगे। तो लिहाजा यहाँ वो ज़रूर है, लेकिन ये पूरा की तरह एक तरफा साफ कर देंगी दीदी, वो नहीं लग रहा है। इस बार बीजेपी वहाँ आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जो 120 सीटें हैं दीपक जी जो इसके पास लोकसभा चुनाव में आई थी, उनमें कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वो इस तरह का वोटर नहीं है जो विधानसभा या लोकसभा, जैसा कि दूसरे राज्यों में हमने देखा है लगातार कि वहाँ राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा का वोटर कई बार अलग अलग बिहेव करता है, उसका पैटर्न अलग होता है। लेकिन बंगाल ऐसा राज्य नहीं है। यहाँ जो एक बार किसी पार्टी को वोट दे चुका, वो सत्तारूढ़ पार्टी के एक रजिस्टर में चढ़ जाता है, यानी उसकी मजबूरी है कि वो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा, और जब तक कि वो एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ उस तरह की केंद्र सरकार के खिलाफ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कह देना कि ये पूरी तरह से ठीक है, आपने कहा कि नहीं, अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एज के साथ चलेगी। रवि कह रहा है कि धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रही है। एनके सिंह साहब, क्या हिंदुओं का एन ब्लॉक वोट मिलेगा या दीदी के चंडी पाठ का असर होगा? कुछ हिंदू वोट तो दीदी को जरूर जाएगा। बड़ा सही सवाल है दीपक जी। मैं अभी हंस रहा था जब आपने मोदी जी का भाषण सुनाया, तो मैंने कहा कि देश के नेताओं को ये बारीक कमेंट करना सीखना चाहिए मोदी जी से। बड़ा बढ़िया रवि ने कहा कि बड़े खूबसूरती से उन्होंने ममता जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने मुसलमानों का वोट मांगा, और लेकिन हमने तो हिंदुओं का वोट नहीं मांगा। ये इतना खूबसूरत मैसेज था जो कि पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाता है। 100% तो बिल्कुल नहीं होता, ये सोशल इवेंट है, समाज की मानसिकता होती है, तो 100% तो ट्रांसफर नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता। यूपी ऐसे राज्य में आप देखें तो 57% ही मिला है, और पूरे देश में अगर बीजेपी का देखें तो 36% ही मिला है, जबकि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। तो 100% तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यह बात सही है कि काउंटर पोलराइजेशन
अगर माइनॉरिटी पोलराइजेशन हो रहा है, जो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेडिशनल जो वोट जाते थे सीपीएम को और कांग्रेस को, वो काफी शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी वजह है वो जानते हैं कि ये सरकार नहीं बनाएंगे, लिहाजा हमारी सुरक्षा कैसे होगी, हम कैसे मजबूत होंगे। तो लिहाजा वो ममता की इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और पूरे देश में ये समझ लेना चाहिए कि एफपीटीपी सिस्टम जो होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें अगर आप 30% वोट कंसोलिडेट कर भी लेते हैं तो जो रिजल्टेंट कम्युनल कंसोलिडेशन होगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगा, वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। यही वजह है कि ममता जी को चंडी पाठ करना पड़ा। लेकिन इस खेल का एक ही चीज है कि अगर आप माइनॉरिटी कंसोलिडेशन करती हैं तो ये मान के चलिए कि कोई और बैठा है जो कि जय श्री राम कहेगा और कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, चलते बारीक तरीके से करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन हो जाएगा। लिहाजा आपको 5 साल से चंडी पाठ करना था। ठीक है, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है तृणमूल, ये सवाल मैं रवि ओझा से पूछता, उनके कार्यकर्ता 4 ईवीएम ले जाके कर क्या रहे थे? ईवीएम खेलना चाहते थे? इनके सर ये सवाल आपसे है। अच्छा, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि ईवीएम कोई सवाल, मतलब कोई इरादा गलत नहीं होगा, लेकिन ये शुद्ध मूर्खता है कि आप अपने यहां कम से कम ये पार्टी को सेंसिटाइज करते कि भाई आप इंश्योर करिए कि आपका कोई रिश्तेदार अगर ड्यूटी पे जा रहा है तो ईवीएम लेके आपके घर में नहीं ठहरेगा। ये बात सही है कि ईवीएम हाथ में लेके गांव में जाते हैं, जहां बीहड़ इलाके हैं, वहां पे आपके पास कोई साधन नहीं होता और वो बेचारे कर्मचारी शिक्षक होते हैं प्राइमरी के, हाथ में उठा के ले जाते हैं। अभी हमने मशीनरी अपनी इतनी दुरुस्त नहीं की है, लेकिन ये एक बड़ा ब्लंडर है। और कल आपको आरोप जब लगाएंगी आप, जो कि आप रोज लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो आपसे भी तो पूछा जाएगा कि भाई आप क्या ईवीएम कैसे। हम जानते हैं कि ईवीएम को टेम्पर आप नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कम से कम मैसेज गलत जा रहा है, इसको तो आपको बचाना चाहिए था। सवाल तो चुनाव में मैसेज का ही होता है। और मुझे किसी आदमी ने सही कहा था, एस जयपाल रेड्डी ने एक बार कहा था, जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। तो क्या परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी आगे या तृणमूल? आप इस पर विचार करिएगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।